कोऑपरेशन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम द हिंदू एनालिसिस के अंदर जो हमारे कोर पॉइंट हैं उनके बारे में, जो कोर आर्टिकल्स हैं उनके बारे के अंदर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जिसके अंदर जो पहला जो आर्टिकल है वो है ट्रेड डेफिसिट से संबंधित। तो फिर है वैक्सीनेशन, जो फ्लू चल रहा है इस टाइम के अंदर, उससे वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, जो मतलब इससे संबंधित जो रिलेटेड जो आर्टिकल है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम इलीगल माइग्रेशन के बारे के अंदर, जो माइग्रेशन इस टाइम के अंदर हो रहा है उससे संबंधित, इंडिया और फिर तालिबान से संबंधित जो हमारे रिलेशन है उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर कंस्ट्रक्शन जो वर्कर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और फिर बाद में हम पढ़ेंगे H1B वीज़ा के बारे में, जो USA देता है वर्कर्स को, उसको बारे में पढ़ेंगे। फिर बाद में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पढ़ेंगे। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इस टाइम के अंदर इलेक्शन कमीशन जो जो करना चाहता है और जो अब तक हुए उनसे संबंधित जो भी हमारे पास सूचना है उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर क्लाइमेट चेंज ऑन व्हीट प्रोडक्शन पे, जो क्लाइमेट चेंज का जो गेहूं के उत्पादन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है इससे संबंधित हम पढ़ेंगे। जो ट्रेड डेफिसिट से संबंधित जो हमारा पहला आर्टिकल है इसके अंदर पढ़ा है जो जो 45 महीनों के अंदर जो सबसे ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट देखा गया है उससे संबंधित हम बातें करेंगे। ये ट्रेड डेफिसिट होता क्या है, इस टाइम के अंदर प्रॉब्लम क्या है, इम्पोर्ट्स और जो हमारे जो वो ज़्यादा है और एक्सपोर्ट क्या है वो कम है। इसके कारण जो हमारे इसकी साइकिल के अंदर जो परिवर्तन आया है, इससे जो ट्रेड डेफिसिट वो है वो बढ़ता है। इस टाइम क्यों बढ़ रहा है ट्रेड डेफिसिट, वो कि इस टाइम के अंदर हम सिल्वर का, गोल्ड का, जो जो क्रूड ऑयल है उसका, और जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक जो वो हैं चीज़ से जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो, ये सारी चीज़ें हम इनका जो इम्पोर्ट है ना वो ज़्यादा कर रहे हैं। इसके कारण जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ रहा है। इसके अंदर हमें विविधता लाने की हमें ज़रूरत है। जो हमें सबसे ज़्यादा जो हमारे जो इंडस्ट्रियल जो बेस है उनको बढ़ाने की ज़रूरत है। जो हमारे जो घरेलू उद्योग है उनको बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे हमारे इम्पोर्ट कम हो सके, जिससे हमारा ट्रेड डेफिसिट कम हो सके। इस साइकिल की साइकिल बनती है जैसे कि हम किसी से इम्पोर्ट किए, मानो हम किसी से इंपोर्ट किए, जब किसी से हम इंपोर्ट करते हैं तो उससे जो वहाँ की जो कंट्री होती है उसके, मतलब आपको जो सरल भाषा में समझाने को बोले तो उसके भाव बढ़ जाते हैं। तो फिर बाद के अंदर वहाँ पे जो इससे जो हम जो बार बार सुनते हैं ना कि आज रुपया में इतनी गिरावट आई, इतनी गिरावट आई, इससे संबंधित मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जो इम्पोर्ट्स हम करते हैं तो फिर हम किसी से तो वो भाव खाने लगता है, तो वहाँ की मनी है वो स्ट्रॉन्ग होती जाती है, अपनी कमी हो जाती है। जैसे हम वो बढ़ेंगे तो अपने जो उसका है ना वहाँ पे जो उनकी वो बढ़ाता जाएगा, तो फिर जैसे जो उनकी प्राइस है वैसे बढ़ती जाएंगी, तो फिर जो रुपया होता है ना वो गिरता जाता है। जैसे कोई चीज़, अब इसका फ़ायदा भी होता है, लेकिन फ़ायदा क्या होता है, जैसे कि हमें ये $1 है, $1 का इस टाइम 88 रुपीज़ हैं, जो मतलब इसमें अब 88 रुपीज़ हैं। अब वो कोई चीज़ जैसे भारत से कोई चीज़ मंगाना चाहेगा तो उसने $1 के अंदर ऐसे मानो कि वो पानी पतासी मांगे। अब क्या हुआ कि रुपया और गिर गया, अब रुपया और गिर गया तो ऐसे मानो कि $1 रुपया गिर गया 100। अब वो सोचेगा यार मेरे को तो $1 ही तो देना पड़ रहा है, तो मतलब फिर बाद के अंदर वो भारत से एक चीज़ और मंगाएगा इसके साथ। जैसे मतलब आपको सिर्फ सोचना है। तो ऐसे मानो कि उसने पहले पानीपती से मंगाई थी, अब साथ साथ एक बर्गर और मंगा लिया, तो अब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है जिसके फ़ायदे होते हैं। लेकिन भारत को इसका फ़ायदा क्यों नहीं हुआ, भारत को इसका फ़ायदा इसलिए नहीं है कि हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए चीज़ें भी तो होनी चाहिए ना। हमारे पास वो चीज़ें नहीं है जो हम एक्सपोर्ट कर पाएँ। जैसे चाइना का हम उदाहरण लें तो चाइना ने पहले तो अपने जो इंडस्ट्रियल बेस है ना उसको बहुत सारे जो घरेलू जो प्रोडक्ट हैं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया, और बाद के अंदर किया कि अब हम हमारी वैल्यू को गिराते हैं, हम पे जो मतलब उनका जो उनकी करेंसी है उनको डाउन करते हैं। अब वो जैसे डाउन करता है तो एक्सपोर्ट बढ़ता है, तो वहाँ पे उनको एक्सपोर्ट करने के लिए चीज़ें हैं, लेकिन भारत के पास वो चीज़ें नहीं थी, तो भारत का ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया। ट्रेड डेफिसिट के अंदर हमारे बहुत सारी चीज़ें जो हम डिफेंस से संबंधित चीज़ें मंगवा लिए, इलेक्ट्रॉनिक संबंधित जो बड़ी मात्रा के अंदर हम गोल्ड भी मंगवाते हैं, सिल्वर भी मंगवाते हैं,
और जो हमारे सबसे खिलौने भी हम बाहर से मंगाते हैं सबसे। अब खिलौने आप टॉय भी अगर आप बाहर से मंगवा रहे हो ना, तो फिर बाद के अंदर इससे बुरी मतलब खबर आपके लिए और हो ही नहीं सकती। इससे संबंधित अब तो हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ना तो स्वाभाविक ही है। तो फिर ये आता है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये मतलब क्राइसिस जो आप देखें करंट अकाउंट, इसके अंदर इसको दो भागों के अंदर बांटा जाता है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के अंदर। मर्केंडाइज है और ये, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स को वो कंसिडर करते हैं, किसके लिए, गुड्स जो गुड्स के लिए होते हैं ना। अब इसके अंदर जो हमारे ये दूसरे है ना इनविजिबल्स, इसको तीन भागों में बांटा गया है। सर्विस फैक्टर, इनकम वेज, इसके अंदर हम माइनस के अंदर, सर्विस फैक्टर के अंदर सरप्लस के अंदर रहते हैं, लेकिन हमारा जो ये है ना माइनस वाला, ये इतना ज़्यादा है कि इसको सरप्लस में आने नहीं देता है। फैक्टर इनकम के अंदर जो एम्प्लॉय हैं, इन्वेस्टमेंट हैं, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ों के अंदर लिया जाता है। फिर ट्रांसफ़र्स के अंदर जो गिफ्ट होते हैं, ग्रांट्स होते हैं, इन चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। लेकिन हमारा ये सारी चीज़ें अगर सरप्लस में हैं तो, लेकिन हमारे यहाँ पे माइनस में इतना ज़्यादा है कि इससे हमें जो चीज़ें हैं ना, तो ये हम सरप्लस में आ ही नहीं पाते, तो हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाता है। फिर जो कैपिटल अकाउंट होता है उसके अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो जाए, FDI होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, लोन होते हैं, बैंकिंग कैपिटल, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। ये समझिए हमारा ये आर्टिकल था, ये हमारा कंप्लीट हुआ जो ट्रेड डेफिसिट वाला था। अब दूसरा आर्टिकल है हमारा H1B वीज़ा वाला, ये USA देता है, ये USA देता है और भारत इसका सबसे बड़ा लाभदायक है। सबसे ज़्यादा जो लाभ उठा रहा है, जो बेनिफिट्स ले रहा है, वो भारत है। और सेकंड नंबर पे कौन है, चाइना। पहले ये क्या होता था कि ये सबसे ज़्यादा बैचलर्स को दिया जाता था, जो बैचलर्स डिग्री होती थी उनको दिया जाता था, लेकिन 57% बैचलर्स को दिया जाता था और 31% मास्टर डिग्रीज वालों को दिया जाता था। लेकिन 2021 के अंदर इनके नंबरों को फ्लिप कर दिया गया। अब 34% जो बैचलर्स है ना उनको दिया जाए, 47% मास्टर डिग्रीज वालों को ये दिया जाता है। और इसके अंदर जो H1 वीज़ा जो वो दिया जाता है, जो USA बेस्ड जो कंपनियां होती हैं वो हायर करती हैं, किसको, एम्प्लॉय को करते हैं, जो फॉरेन वर्क। क्योंकि जो USA के अंदर जो कंपनीज हैं ना, वहाँ पे जो वर्कर्स हैं ना, उनको मतलब इतने सस्ते लेवल पर उपलब्ध नहीं है। तो भारत ये जो फॉरेन कंपनीज हैं जो अदर कंट्री से जो हायर करती हैं, किसको, वर्कर्स को, जिसके अंदर स्पेशली जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, जो स्टेम से जो IT हाई स्किल एटलीस्ट बैचलर डिग्रीज वाले हैं, उनको हायर करते हैं। और वो मतलब जो वहाँ पे सस्ते रूप के अंदर आपको सर्विस देते हैं, तो फिर उनको फ़ायदा होता है। और ये टेम्परेरी रूप से दिया जाता है और इसका पर्पज़ होता है जो टूरिज़्म, बिजनेस, वर्क, स्टडी एंड मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर इनका उपयोग किया जाता है। जो वीज़ा की ड्यूरेशन है वो लगभग 6 मंथ होती है, लगभग नहीं, मैक्सिमम 6 मंथ तक होती है। उसके बाद के अंदर जो जो 6 से 12 मंथ्स आप छोड़ के और बाद के अंदर आप ले सकते हो। जो परमानेंट रेजिडेंस नहीं लेना चाहते, ग्रीन कार्ड नहीं ले सकते, वो मतलब देखते हो कि आप हमने जो आपके रिलेशन के अंदर अगर कोई बाहर रहता है तो वो 1-2 साल दूसरी कंट्री के अंदर चला जाता है, फिर वापस वो H1 वीज़ा वो ले सकता है, वो अप्रूवल डाल सकता है। जिसकी जो पहले जो 1 साल के अंदर दिया जाता है, जो 65,000 जनों को दिया जाता था, अभी भी जो 20,000 हैं, इसके अंदर जो मास्टर डिग्रीज़ के हायर US यूनिवर्सिटी से जो ग्रेजुएशन ये चीज़ किए हुए हैं उनको दिया जाता है। और चाइना तो सेकंड नंबर पे है, भारत इसका सबसे ज़्यादा लाभ ले रहा है। और ये भी आपका 2 आर्टिकल आज के हम कंप्लीट कर चुके हैं। हम जो हमारा तीसरा आर्टिकल है वो है कंस्ट्रक्शन से संबंधित, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो वर्कर्स काम करते हैं वो किन चीज़ों को फेस कर रहे हैं। इसके अंदर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो GDP के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो हमारा इस सेक्टर का है। 9% जो GDP के अंदर जो हमारी सहायता करते हैं, उनको वर्कर्स को लेके जो भारत सरकार या जो जितने संवेदनशील होने चाहिए उतने संवेदनशील हम है ही नहीं। जो वो बहुत ही हाई जॉब इनसिक्योरिटी है इसके अंदर। और बहुत सारी चीज़ों को, जैसे इस एक्ट भी बना हुआ है, रेगुलेशन एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट बनने के बाद भी वो चीज़ों को हम जैसे इन बहुत सारी चीज़ों का जो
फेस करना पड़ता है। जैसे उनको आइडेंटिटी से संबंधित कि उनके आइडेंटिटी, डेट ऑफ बर्थ को बताने के अंदर, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अंदर जो जो बेनिफिट्स जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर जो मतलब जाते हैं, और तो बाद के अंदर जो बेनिफिट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट स्कीम का जो फ़ायदा होता है ना, उसको फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का उनको फेस करना पड़ता है। और फिर बाद में जो जैसे एयर पोल्यूशन इन नॉर्थ इंडिया में, तो बहुत सारे वर्कर जो लाइवलीहुड हैं उनको मतलब उनके लिए भी उनको फेस करना पड़ रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज भी उनको वो करने पड़ रहे हैं। फिर बाद के अंदर हम देखें तो जो भारत सरकार की तरफ से एक जो अच्छा प्रयास किया गया था वो है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। इसके अंदर बहुत सिंप्लीफाई किया गया डॉक्यूमेंट्स को, और फिर बहुत सारी चीज़ों को कंपनसेशन देने की मतलब वो की गई। तो ये एक अच्छा कदम था। अब एक चौथा जो हमारा आर्टिकल है वो है मतलब शशि थरूर ने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है, जिस तरह से इस टाइम के अंदर जो हमारे इलीगल माइग्रेंट थे उनको किस प्रकार से डिपोर्ट किया गया है भारत के अंदर। मतलब उनके पैरों में जो मतलब हथकड़ियाँ और ये मतलब वगैरह वगैरह जो चीज़ें, ये इस प्रकार से ये कोई मतलब किसी भी मतलब इलीगल जो इमाइग्रेशन होता है उसको डिपोर्ट करना कोई वो आज नई बात नहीं है, बहुत आम बात है, करते ही हैं। लेकिन किस प्रकार से किया जा रहा है वो सबसे ज़्यादा मतलब इसमें वो किया जाता है। इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा मतलब हिस्ट्री का शेपिंग देता है, सिविलाइजेशन को देता है, इकोनॉमिक सेंस अक्रॉस द जो बाहरी दुनिया के अंदर है ना, उस चीज़ों को मतलब बहुत हेल्पफुल होता है। लेकिन इस टाइम के अंदर जो यूएसए ने भारत के जो डिपोर्ट किया है उनके भी जो हरकतें की हैं उनसे संबंधित है। तो इस टाइम के अंदर हम देखें तो ये देखिए ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट होगा। एट द वर्ल्ड बिल्ड वॉल्स, इंडिया मस्ट बिल्ड ब्रिजेस ब्रिज। दो ये अपॉर्चुनिटी है, प्रॉस्पेरिटी है, ये फ्यूचर माइग्रेशन इन ऑपरेशन। तो ये है कि इस टाइम के अंदर जहाँ दुनिया दीवार खड़ी की कोशिश कर रहा है, भारत वहाँ पे ब्रिज बनाने के मतलब कोशिश में लगा हो। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब यूपीएससी के लिए, मेंस के लिए बहुत ज़्यादा, आपके लिए ऐसे के लिए भी और वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस आर्टिकल को आप अच्छे से देख लेना। मतलब इसे से जो मतलब मेरा तो यही कहना है इसके अंदर कि जिस प्रकार से डिपोर्ट किया गया था उस प्रकार से नहीं, और अदर कंट्रीज़ के अंदर भी डिपोर्ट किए हैं, उसे सभ्य तरीके से करना चाहिए था। लेकिन वो क्या ही बोले। जो हमारा पांचवा आर्टिकल है वो है इंडिया और तालिबान के रिलेशन से संबंधित। इस टाइम के इंडिया कंटिन्यू टू गेट क्लोजर टू द तालिबान विथ रिपोर्ट दैट द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दो रिजिम के अफगानिस्तान में अपॉइंटमेंट एंड न्यू इनवॉय ऑफ इट्स एम्बेसी के अंदर जो नई दिल्ली एम्बेसी है उसके अंदर इस टाइम के अंदर जो एम्बेसी को शुरू करने की बातें चल रही हैं। मतलब रिजिम मतलब अभी जो हमारे विक्रम मिश्री सर जो वो गए थे फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर, जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर से तालिबान से मिले, और फिर बाद में जो डिस्कशन हुआ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ह्यूमैनिटेरियन जो चीज़ें वहाँ पे डील हुई वो उससे संबंधित जो हमारी जो नज़दीकें हैं वो तालिबान के साथ उठ रही जा रही। लेकिन सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो है गर्ल्स के लिए, जो वहाँ पे गर्ल्स को लेके कितने इनसिक्योर हैं, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, उनकी एजुकेशन को पूरी तरीके से क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है, जो कि एक फॉरबिडन जो बहुत एक मुद्दा है कि कैसे फिर हम उनके साथ जो हमारी जो नज़दीकियाँ बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन वो गर्ल्स को लेकर जैसे बात करते हैं ना इक्वेलिटी की, जो आर्टिकल 15 के अंदर दे रखी है भारतीय संविधान के अंदर भी, लेकिन वो चीज़ों को लेके वो अवेयर नहीं है। और बहुत तरीके से इस टाइम के अंदर रिसेंटली उन्होंने क्या किया जो ब्यूटी पार्लर्स है ना उसके अंदर नेशनल पार्क ब्यूटी पार्लर जो पब्लिक की आई से बाहर ही कर दिया है, महिलाओं को के अंदर ही रहो। जो ये चीज़ें ना वो नहीं है। और जो चाइना है जो तालिबान के अंदर जो उनका रोड इनिशिएटिव जो जो वो है जिसके अंदर वो कंसिडर कर रहा है कि वहाँ पे ज़्यादा वो अपने उसके प्रोजेक्ट के अंदर शामिल कर सके। जो भी है, अब अफ़गानिस्तान से नज़दीक या क्या सही हैं क्या गलत हैं इस पर भी थोड़ा विचार करना चाहिए। जो गर्ल्स को लेकर अवेयर नहीं है, जो इक्वलिटी से लेकर अवेयर नहीं है, तो इन चीज़ों के अंदर थोड़ा सतर्कता बरतनी चाहिए भारत को, है ना।
और फिर बाद के अंदर करेंगे इस टाइम के इन्फ्लुएंजा केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर भी बहुत सारे, जो मतलब बहुत सारे लोगों को फीवर हो रहा है सडनली, मतलब खांसी जुकाम और मसल्स के अंदर पेन होना, बॉडी के अंदर एक अजीब सा मतलब जकड़ापन सा आ जाना, ये बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इसके लिए मतलब बच्चों को तो वैक्सीनेशन किया ही जाना चाहिए, लेकिन जो यंग पॉपुलेशन है उनको भी वो उनका ध्यान कंसिडर किया जाता है, जिसके अंदर इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, इन्फ्लुएंजा सी, ये मतलब मोस्ट कॉमन ह्यूमन जो H1N1, H3N2 जो सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट करते हैं ह्यूमंस को। तो इससे संबंधित फिर हम इलेक्टोरल रिफॉर्म क्या नेसेसरी हैं, तो आर्टिकल 324 जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इलेक्शन कमीशन है हमारा, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म से संबंधित आर्टिकल दिए हैं। पहले जो क्या होता था, सबसे पहले जो इलेक्शन हुए थे जो हमारे हुए थे 1952 से 1957 के अंदर, जो कैंडिडेट खड़े हुए थे उनके लिए सेपरेट जो बॉक्स है ना वो हमने वहाँ पे वो प्रोवाइड किए थे, और सेपरेट जो बॉक्स हैं उनके अंदर वोटिंग हुई थी और ब्लैंक पेपर था। सबसे ज़्यादा जो ब्लैंक बैलेट पेपर था वो था, जो कितना मुश्किल था। फिर बाद में हमने थोड़ा सा उसके अंदर रिफॉर्म किया, फिर 1962 के अंदर हमने बैलेट पेपर का उपयोग किया जिसके अंदर थप्पा लगाया जाता था। फिर बाद के अंदर 2004 के अंदर हमने ईवीएम मशीन का, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसका प्रयोग करना किया। फिर 2019 के अंदर ईवीएम के अंदर हमने 100% वीवीपैट का अंदर प्रयोग किया, जो वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल है वो हमने वो लागू किया बाद के अंदर। अब जो की जा रही है, जो इससे जो डिबेट है वो बोला जा रहा है कि अब वापस वॉलेट पेपर पे वो किए जाए इलेक्शन। तो ये मतलब अच्छा नहीं है। जो हमारे जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है वो बहुत अच्छी तरीके से इलेक्शन कमीशन ने, जैसे आइडेंटिटी के अंदर अपने सब मतलब फ़ोटो देना, या बहुत सारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है वो बहुत सारे जो कोड ऑफ कंडक्ट का लागू करना, ये सारी चीज़ें ना वो बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए थे, लेकिन अब वापस उसी ही दिशा में लौट जाना ये अच्छा संकेत नहीं है। और इंडियन डेमोक्रेसी जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, इसके अंदर भारतीय चुनावों को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता है। इतने बड़े देश के अंदर चुनावों को कंडक्ट करवाना ये अपने आप में एक बहुत चुनौती का काम है, लेकिन भारतीय जो इलेक्शन कमीशन है वो बहुत ही ट्रांसफर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से जो चुनाव को कंडक्ट करवाता है वो वाकई सराहनीय है। और इन चीज़ों के जो विपक्ष इन पे आरोप लगाता रहता है, ये सारी चीज़ें मतलब सोच समझ के की जानी चाहिए, और तो क्या ही बोलूँ मैं। और जो लास्ट हमारा जो आर्टिकल है वो जो क्लाइमेट पे, जो इस टाइम के अंदर मार्च के अंदर जो हीट बढ़ जाती है, जो गेहूं के उत्पादन पे जो प्रभाव पड़ता है उससे संबंधित है कि इस टाइम के अंदर हीट ज़्यादा बढ़ जाती है तो जो गेहूं का उत्पादन है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों के अंदर, फसल के उत्पादन के अंदर हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उससे संबंधित आर्टिकल है। तो आज का आर्टिकल यही था, और कोऑपरेशन एकेडमी की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारी कोऑपरेशन एकेडमी पर फर्स्ट क्लास थी, वो फ्लो थोड़ा कम हो सकता है क्योंकि ये मेरी पहली क्लास थी। आज से कोऑपरेशन एकेडमी ने ये स्टार्ट की है। हमारे पास वो बेसिक स्ट्रक्चर अभी इतना नहीं है कि हम बहुत सारी चीज़ों, जैसे बहुत सारी चीज़ें मैनेज होंगी अभी, मतलब हैबिचुअर होंगे बहुत सारी चीज़ों के, तो फ्रिक्वेंटली से आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। अभी हमारे पास जो जो न्यूनतम रिसोर्सेज हैं उनके आधार पर मैंने ये क्लास लेने की कोशिश की है। देखते हैं आपको कहाँ तक पसंद आती है, और इसके अंदर हम बहुत सारे रिफॉर्म करेंगे। आगे आके बहुत सारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी इस्टेब्लिश किया जाएगा जिसके अंदर मैं आपके सामने क्लासें लेके आऊँगा। लेकिन अभी जिस प्रकार से हमारी जो कोशिश रही है, जिस प्रकार से मैं आप तक पहुंचा पाया, वो अभी तक यही था। आगे और भी इसके अंदर रिफॉर्म्स होंगे, मैं अच्छा करने का प्रयास करूंगा। आपको ये मेरा कदम कैसा लगा वो आप डिसाइड करेंगे, और आपके डिसीजन पे अगली चीज़ों को हम बेस बना के लाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।